हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारा चल रहा है कंप्लीट कोर्स नेक्स्ट जीएस का। उसके साथ हमारा एक नेक्स्ट नया टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसएसजी एंड एसएसआर दोनों एक वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। एक समझेंगे तो दूसरा अपने आप आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये होता क्या है। ये डिपेंड करता है प्री रेंडरिंग के ऊपर। प्री रेंडरिंग होता है कि हमने अपना कोड बनाया, मेरे पास वेबसाइट मैंने क्रिएट कर ली, इसको सर्वर पे भेजा, वो मेरे पास प्री रेंडरिंग हो गया। ठीक है। सर्वर पे जब आपका कोड होता है वो प्री रेंडरिंग में आता है। अब यहाँ पे प्री रेंडरिंग के दो मेथड होते हैं। आपने अपना कोड सर्वर पे भेजना, वहां पे दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है एसएसजी, एक होता है एसएसआर। एसएसजी होता है स्टैटिक साइट जनरेशन। बेसिकली इसको स्टैटिक जनरेशन बोलते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक साइट जनरेशन। जो एसएसआर है सर्वर साइट रेंडरिंग। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है कि बिल्ड टाइम होता है एसएसजी, ऑन रिक्वेस्ट होता है एसएसआर। अब सबसे पहला डिफरेंस ही आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर कोई भी पूछे दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यही बोलना है। बिल्ड टाइम होता है, अगर हम एसएसजी की बात करें, बिल्ड टाइम होता है जे। एसएसआर ऑन रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है बिल्ड टाइम? एसएसआर पे हम ऑन रिक्वेस्ट क्या करते हैं जी, अब हम देखते हैं। आपको इतनी नॉलेज होगी अभी तक, अगर आप एक डेवलपर हैं, हमें ये पता होता है कि हमें जितना कंटेंट दिखता है ब्राउजर पे, आउटपुट में जो दिखता है वो एचटीएमएल में दिखता है। आपने जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लगा दिया, वो हमें डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखती। जावास्क्रिप्ट में आप कुछ भी बनाते हैं, वो डायरेक्ट हमें आउटपुट नहीं दिखती। हमें आउटपुट प्रोवाइड कराई जाती है जो यूजर को दिखेगी, वो होता है एचटीएमएल कंटेंट। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है समझने वाली, जब हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ कंबाइन करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है। डायरेक्ट वो कंबाइन नहीं हो जाता, एचटीएमएल में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड, ताकि दोनों को कंबाइन करके आउटपुट दिखाई जाए यूजर को। वहां पे काम आता है बिल्ड टाइम एंड ऑन रिक्वेस्ट। अब ये काम, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड यूज होते हैं दो। बिल्ड टाइम ही आपने कन्वर्ट करना है, जहां आपने ऑन रिक्वेस्ट पे कन्वर्ट करना है। अब अगर हम बिल्ड टाइम की बात करें, एसएसजी की, स्टैटिक साइट की, ये बिल्ड टाइम क्या करेगा? जैसे जैसे मैं कोड लिखूंगी ना, इधर मैं कोड लिख रही हूँ, लिखते जा रही हूँ, तो ये साथ साथ में ये आपका बिल्ड टाइम साथ साथ में आपके जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में कन्वर्ट करता जाएगा। ये होता है बिल्ड टाइम। दूसरे साथ हमारे पास दूसरी जो ये वाली है एसएसआर, ये होता है ऑन रिक्वेस्ट। मैंने जहाँ पे पूरा कोड बना दिया, मैंने पूरी वेबसाइट बना दी, सर्वर पे चली गई। उसके बाद जब भी यूजर को रिक्वेस्ट की जरूरत है कि किसी डेटा को फेच करना है, किसी यूजर ने रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पे, वहां पे जब जो रिक्वेस्ट करेगा उस टाइम, इसको रन टाइम भी बोलते हैं। रन टाइम ये एचटीएमएल में कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट के कोड को। मुझे जहाँ पे कोई भी डेटा चाहिए, मैंने बटन पे क्लिक किया, मान लो जहाँ पे क्लिक किया, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब ये एक रिक्वेस्ट होती है, मैंने जहाँ पे क्लिक किया, सर्वर पे गया, रिक्वेस्ट चली गई, सर्वर ने मुझे जे वाला एक कंटेंट दिया। अब जहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हो सकता है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हो, लेकिन मुझे जहाँ पे जो नजर आ रहा है वो एचटीएमएल का कंटेंट है, वो जो जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट किया गया है एचटीएमएल में, वो अब इन्होंने, हो सकता है इन्होंने बिल्ड टाइम किया हो सकता है इन्होंने रिक्वेस्ट टाइम किया हो। अब जहाँ पे दोनों में से आपने मेथड चूज करने होते हैं कि कौन सा मेथड लगाया जाए, इसका जो मेन काम क्या होता है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना। कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी बैंडविड्थ कितनी ज्यादा लगती है, कितनी कम लगती है, किसी कस्टमर को ज्यादा नुकसान ना हो वेबसाइट के साथ, उसकी बैंडविड्थ ज्यादा खर्च ना हो, जहाँ उसके परफॉर्मेंस या स्पीड बहुत ज्यादा स्लो ना हो। इसीलिए हम दोनों में से एक बेस्ट मेथड चूज करते हैं। ठीक है। अब जहाँ पे बिल्ट टाइम तो आपको आपको पता लग गया, जहाँ पे जैसे जैसे कोड टाइप करते जाएंगे, एचटीएमएल हो जावास्क्रिप्ट हो, वो आपका सर्वर पे टाइम टू टाइम ऐसे ही साथ साथ में रेंडर होता जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट पे होगा, जैसे जैसे यूजर को डेटा चाहिए, मैंने जहाँ पे क्लिक किया ना, मुझे अभी डेटा चाहिए, मैंने क्लिक किया। अब जहाँ पे जो डेटा सर्वर ने मुझे भेजा है ना, उसी टाइम उसने रन टाइम इसको रेंडर किया है, मतलब कन्वर्ट उसने रन टाइम किया है। जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने जल्दी से जो एच टी जावास्क्रिप्ट का कोड था, जल्दी से उसने एचटीएमएल में कन्वर्ट किया, फिर मुझे आउटपुट में ये प्रोवाइड करा दिया। दोनों में से बेस्ट मेथड होता है, अगर आपको अभी तक समझ आया हो। एसएसजी को हम ज्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जहाँ पे
एक बार में ही सारे का सारा कोड कन्वर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती है, तो जहाँ पे यूजर की रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बार बार वो कन्वर्ट करता जाएगा। इसीलिए हम इन दोनों में से रेकमेंड करते हैं एसएसजी को। अब जहाँ पे बात आती है, ये हमारे पास तीन मेथड यूज होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। अब ये कोडिंग में हम कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। तीन मेथड के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। स्टैटिक होती है रेंडरिंग, एक होती है डायनेमिक, एक होती है इंक्रीमेंटल। अब सबसे पहले स्टैटिक आई थी, ऐसा नहीं है कि ये साथ में ही आगे, पहले स्टैटिक आई, इसमें कुछ इशू आया, फिर जहाँ पे मेरे पास डायनेमिक आ गई। डायनेमिक के अंदर जो इशू था उसको सॉल्व किया इंक्रीमेंटल ने। अब ये तीनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से भी आप हो सकता है आपने एक ही यूज करना हो सकता है आपने जे वाला नहीं लगाना हो, आपने सिर्फ यही लगाने हैं दो। तो अब देखते हैं इसको कोडिंग के अंदर कैसे लिखते हैं। जहां पे मेरे पास सेम नेक्स्ट जेएस का वही फोल्डर चल रहा है जो हमने पहली वीडियो से क्रिएट किया था, ठीक है। तो जहाँ पे पेज डॉट जीएस है ना, बस यहाँ पे आना है। एक एपीआई के साथ डेटा फेच करेंगे। जब हम इधर बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर सर्वर की, हमेशा ही एपीआई की बात होती है कि हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें डेटा चाहिए। तो मैं जहाँ पे एक्सपोर्ट लिखूंगी, डिफॉल्ट सिंक लगेगा क्योंकि हमने एपीआई से डेटा मंगवाना है। तो फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, कोई भी नाम दो इसको, पेज नाम दे दो। यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स नाम से, अवेट फेच करेंगे डेटा। अब यहाँ पे फेक एपीआई अगर आपको पता हो ना, जेसन प्लेस होल्डर की एक एपीआई होती है फेक, ऐसे ही आप टाइप करो तो आपके पास डेटा आ जाएगा। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। वहां पे पोस्ट होती है, रैंडमली पोस्ट हम फेच करेंगे, डेटा फेच करना है बेसिकली जो काम है। कॉन्स्ट यहाँ पे लगाएंगे, इसका नाम कुछ भी लगा दो। यहाँ पे अवेट लगेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने जहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, इस एपीआई से मुझे डेटा मंगवाना है, उसने मुझे रिस्पॉन्स में डेटा दे दिया, वहां पे पोस्ट होगी, वो हमें चाहिए इनकी एपीआई से। यहाँ पे रिटर्न लगाओ, इसके बीच एक डिव लगा के इधर हम डेटा शो करा देते हैं। H1 में लिख देते हैं स्टैटिक लिस्ट। ये स्टैटिक डेटा होगा, लिस्ट ऑफ पेजेस। हम है जहाँ पे फर्स्ट वाले पे स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टैटिक वाला मेन जो हमने सीखना है, जे वाली होते हैं तीन, जे हमारे पास जो काम करते हैं इनके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक सबसे पहले सीखेंगे। स्टैटिकली हम डेटा कैसे मंगवाते हैं। स्टैटिक होता है कि ये एक बार हमने बना दिया उसके बाद चेंज नहीं होता, चेंज हो जाता है, फिर मैं बताऊंगी कैसे होता है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है, आपने कोड बना दिया स्टैटिक हो गया, बाद में वो चेंज नहीं होगा। जहाँ पे हम यूएल में लिस्ट बना देते हैं, मुझे पोस्ट चाहिए तो मैं जहाँ पे अपना वेरिएबल पास करूंगी, जहाँ पे ये मेरे पास है वेरिएबल डॉट स्लाइस में हमें डेटा चाहिए 0 10, 10 पोस्ट चाहिए बेसिकली, जो हम इसको बोल रहे हैं मुझे 10 पोस्ट चाहिए उनकी एपीआई से। जहाँ पे एक मैप का वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम डेटा प्रिंट करा देते हैं एलआई में। तो जहाँ पे एक की लगेगा, अगर आपको पहले रिएक्ट आती है, तो यहाँ पे पोस्ट डॉट आईडी, आईडी के साथ हम डेटा मंगवा लेंगे। जहाँ पे हम H2 में प्रिंट करा देते हैं, वहां से जो टाइटल आएगा, उनकी वेबसाइट पे एक टाइटल होता है, टाइटल प्रिंट करा दो। एक होता है पोस्ट डॉट बॉडी, जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला हटा दो और इसको लगा दो इसके बीच। बस ये इतना से कोड है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो ये डेटा आ गया बस, ठीक है। मैंने वहां पे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, ये डमी डेटा आया है इस वेबसाइट से, इनकी एपीआई से। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये एपीआई है एक फेक एपीआई, फेक डेटा है, वहां से मैंने डेटा मंगवा लिया बस। ये स्टैटिक डेटा है। स्टैटिक डेटा है मतलब जहाँ पे देखो इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है, रूट के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है, स्टैटिक डेटा है। कोई जहाँ पे लोकल होस्ट 3000 सर्च करेगा जहाँ पे ये डेटा दिखेगा, ठीक है, सर्वर पे जाके, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा। अब जहाँ पे बारी आती है स्टैटिक के बाद डायनेमिक की। स्टैटिक अगर आपने यहाँ पे फेच करना हो किसी भी एपीआई से, कुछ भी नहीं करना, बस एपीआई लिखो, वहां पे उसका डेटा लिखो, आपको डेटा मिल जाएगा। स्टैटिक होगा, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आना है, पहले इसको समझो। स्टैटिक तो हो गया। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक होता है कि मुझे जहाँ पे अपनी मर्जी से कोई डेटा चाहिए, मुझे
चेंज करना है डेटा। हर बार मैं कभी किसी पे क्लिक करूँ वो डेटा मिल जाए, कभी किसी पे जाऊं वो डेटा मिल जाए, एक ही डेटा नहीं होगा तो मैं उसको चेंज कर पाऊं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ऐप फोल्डर के अंदर आना है आपने, एक नया फोल्डर क्रिएट करो। इसका नाम हम रख देते हैं एबीसी, नाम रख दो, कुछ भी रखना है नाम। इसके अंदर अब देखो, इसको अच्छे से समझ लो, डायनेमिक डेटा क्रिएट करने के लिए हमेशा ही हम आईडी लगाते हैं। आईडी के साथ एरे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, इसके बीच हम आईडी लिखते हैं, ठीक है। एंटर करो, जो एक फोल्डर है ना कि एक पेज है, पहले एबीसी फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर जो आईडी फोल्डर क्रिएट करना है। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम हम पेज डॉट जीएस रखेंगे। एंटर करो। अब जहाँ पे हम आईडी के साथ डेटा मंगवाएंगे, डायनेमिक डेटा होता है जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सके। इंपोर्ट रिएक्ट, अब जहाँ पे रिएक्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे अगर मैं नहीं भी लगाऊं, चलिए जहाँ पे रिएक्ट लगा देते हैं, फ्रॉम रिएक्ट। डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट भी लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। चेंजेस कहाँ पे करनी भी, बस वो देखो पहले। इधर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन का नाम हम पेज रख देते हैं, पेज। जहाँ पे हमने एक डायनेमिक कंटेंट पास कर देते हैं, पहले इसको नाम इसका कुछ भी हो सकता है, मैं जहाँ पे पैरम पास करती हूँ, ठीक है। पैरम के बीच मैं इसको बोलूंगी कि हमें कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमें डेटा चाहिए, अवेट लगा के जहाँ पे फेच लगाओ। डेटा कहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर से चाहिए। अब जहाँ पे जे वाली सिंबल प्रेस करना है एस्केप बटन के नीचे, HTTP एस, जहाँ पे आपने वो एपीआई लिखनी है, जेसन प्लेस होल्डर, उसके अंदर जहाँ पे टाइप टाइप आई कोड होता है .com, जो इनकी एपीआई है, उसके अंदर पहले हमने इतनी एपीआई लिखी थी, ठीक है। लेकिन अब हम डायनेमिक डेटा मंगवाएंगे। डायनेमिक डेटा मतलब मुझे जहाँ पे आईडी के साथ डेटा चाहिए, मैं जहाँ पे आईडी के साथ पैरम पास कर दूंगी, पैरम डॉट आईडी। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसमें करना क्या है। अब ये डेटा तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन साथ में हम जहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट पोस्ट, इसका नाम कुछ भी रख दो, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके देन रिटर्न कर देते हैं। हमने आउटपुट भी शो करानी है, रिटर्न कर दो डिव H1 में जाके, जैसे पहले करवाया था, पोस्ट डॉट टाइटल, हमें जहाँ पे टाइटल चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे एक चाहिए पैराग्राफ में पोस्ट डॉट बॉडी, बॉडी मतलब वहां पे जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा। और जहाँ पे अवेट लगेगा, अवेट फैच अवेट तो सही है, इसमें इशू है मेरे पास, कॉस्ट रिस्पॉन्स असिंक नहीं लगाया, जहाँ पे असिंक लगेगा, अगर अवेट लगा तो असिंक आना है। अब सही है, एक बार यहाँ पे चलते हैं। इधर मेरे पास डेटा है जो स्टैटिक डेटा है। अब देखो डायनेमिक डेटा क्या होगा, अगर हमारे पास फेच हो गया, जहां पे आना है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रूट। मैं जहाँ पे टाइप करूंगी मेरे पास पोस्ट होगा, अब जहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा, मेरे पास एबीसी है, एबीसी के अंदर मैं आईडी टाइप करती हूँ 1। एंटर करो, अगर सब कुछ सही हुआ तब हमारे पास डेटा आ जाएगा। जे वाला बेसिकली आईडी 1 है ना, मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए फर्स्ट आईडी का, जो फर्स्ट आईडी है। यहाँ पे जो सेकंड आईडी कुछ होगा, ऐसे थर्ड आईडी, बस मुझे फर्स्ट आईडी का डेटा चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक आईडी का डेटा आ गया, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा। ये होता है डायनेमिक रूट के साथ काम करता है। मुझे जहाँ पे डायनेमिक डेटा चाहिए, 3 टाइप करूंगी, मुझे 3 नंबर वाला डेटा मिलेगा। 3 नंबर वाला हो गया। अब जहाँ पे मैं 4 पे क्लिक करूंगी, जहाँ पे 4 नंबर वाला आ गया। सेम कोड आप जहाँ पे भी आईडी से प्रिंट करा सकते हैं, कि मुझे जहाँ पे आईडी प्रिंट करानी है सारी की सारी, आईडी के ऊपर आप 1 2 पे क्लिक करेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा, वो होता है डायनेमिक डेटा। आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर वाला डेटा आ रहा है, अगर आ रहा है तो मेरे पास डायनेमिक डेटा क्रिएट हो गया। ये होता है डायनेमिक डेटा। अगर किसी को स्टैटिक डेटा नहीं चाहिए, स्टैटिक डेटा होता है पूरा डेटा है वहां पे, सारे का सारा मुझे मिल गया, लेकिन उनमें से मैं अपनी तरफ से कुछ चेंज करना चाहती हूँ, मुझे कुछ लिमिटेड डेटा ही चाहिए, बस उतना ही चाहिए जितना मैंने क्लिक किया है, उसको हम डायनेमिक डेटा बोलते हैं। जैसे आईडी के साथ हमने फैच किया, ठीक है। अब ये भी हो गया क्लियर।
अब बारी आती है हमारे पास इंक्रीमेंटर। इन दोनों में एक इश्यू था कि जहां पे मैं जैसे जैसे कोड टाइप करूंगी ना, जैसे जैसे मैं कोड लिखती जा रही हूँ, HTML CSS जावा, CSS नहीं, HTML जावास्क्रिप्ट हम कोड लिखते जा रहे हैं, उसको सर्वर पे रेंडर करना है, जी अपने आप हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो इंक्रीमेंटल है उसकी हमें जरूरत पड़ी थी। क्यों? मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे जैसे जैसे कुछ टाइम इंटरवल होता है, जी बिल्कुल इसको समझना आसान है, कर लाइव एग्जांपल होती है हमारी, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव ऑप्शन होता है हमारे पास गूगल डॉक्स के अंदर, जहाँ हमारे पास गूगल शीट होती है ना, वहाँ पे डेटा कुछ सेकंड बाद अपने आप सेव हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है, आप टाइम इंटरवल सेट करते हैं, ये काम होता है इंक्रीमेंटल में, जहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे अपना कोड लिखते जाओ। जहाँ पे 60 सेकंड तक आप टाइम लगा सकते हैं, मतलब 1 मिनट के बाद अपने आप जो रेंडर करता रहेगा ऑटोमेटिकली, ऑटो सेव जिसको बोलते हैं, इसमें हम ऑटो रेंडरिंग बोलते हैं। करना क्या होता है, जे वाला सेम कोड पिछले जे वाले पेज डॉट जेएस पे आओ, जे अलग कोड है ना, जहां पे हम लगाते हैं, इधर मेरे पास है, मैंने जहाँ पे डेटा मंगवाया, अब जहां पे आके इधर मैं लिखूंगी नेक्स्ट। इंक्रीमेंटल जो काम करेगा वो देखो कैसे करेगा, इसको हम रीवैलिडेट करना बोलते हैं। अगर आपको रीवैलिडेट इंटरव्यू में भी कोई पूछे ना, हो सकता है आपने पहले ना सुना हो, ये नेक्स्ट जेएस के अंदर आता है। रीवैलिडेट किया जाता है डेटा को कुछ टाइम इंटरवल के साथ, ये टाइम इंटरवल आप कुछ भी लिख सकते हैं, 60 मतलब 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट। अब ये क्या करेगा, रीवैलिडेट करता जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको लगा दिया। अब ये 60 सेकेंड बाद रीवैलिडेट करेगा, कोड देखेगा, रेंडर करेगा, फिर से रीवैलिडेट करेगा, कोड देखेगा, रेंडर कर देगा। अब ये ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। लेकिन इसको लगाते कैसे हैं, जहां पे मैंने इसको लगा तो दिया, अब जे वाला जो मेरे पास है ना, इसको हम हटा देंगे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हमारे पास जे यहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसे जे वाला आएगा जहां पे। और अगर मैं ऐसे लगा दूं प्री रेंडरिंग इंक्रीमेंटल में, यहाँ पे इसको हटा दो, जहां पे आएगा कॉमा, इधर आपकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, ऐसे ये कुछ ऐसे काम करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 60 सेकेंड लगा दिया, अब ये रीवैलिडेट करता रहेगा करता रहेगा, उसके बाद हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज देगा। ये होता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन है, ये स्टैटिक ही, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल लगा दिया। मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि अपने आप ये 60 सेकेंड बाद रीवैलिडेट करता रहे डेटा को, तो बस इतना ही कोड लगाना है, आपका ये एक इंक्रीमेंटल स्टैटिक डेटा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। अब जहाँ पे आपको समझ लग गई होगी, ये होता है कि आप, ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपने नहीं लगाना नहीं ना लगाओ, कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये ऐड करना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने जहाँ पे इंक्रीमेंटल लगाना है, मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेंडरिंग करवानी है, मतलब कुछ टाइम इंटरवल ऐड करने हैं, तो मैं जहाँ पे ऐड करूंगी ये वाला कोड, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी कोड लगा सकते हैं जैसे हमने पहले लगाया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। स्टैटिक साइट को आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमें सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती, जो बैकएंड पे काम करेगा, एक बार में ही हमें वहां पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, पूरे का पूरा डेटा हमें मिल जाता है। अब जहाँ पे पहला एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आता है, आखिर ये सारा काम होता कैसे है, क्योंकि एक बार वो सारा डेटा कैसे हमें प्रोवाइड करा सकता है, बार बार रिक्वेस्ट के ऊपर कैसे प्रोवाइड कराता है, जब एक बार रिक्वेस्ट करते हैं सारा डेटा कैसे हमें मिल जाता है। जहां पे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे इसीलिए वो हमें थोड़ा थोड़ा डेटा प्रोवाइड कराएगा, जहां पे सारा डेटा एक बार ही जो रेंडर करके रख लेता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके सेव होता है या स्टोर होता है, ठीक है। SSG में एक बार पूरे का पूरा HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया, कहीं ना कहीं जाके वर्चुअली वो सेव हो गया। वहां से जितना हमें डेटा चाहिए, ये जैसे जैसे रिक्वेस्ट करती जाऊंगी, इसको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना कन्वर्ट किए मेरे पास वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये बैकएंड में सारा काम होता है। अगर जहाँ पे SSR की बात करें, जहाँ पे कोई डेटा सेव ही नहीं होता, मतलब नो सेव होता है, नो स्टोर, जहाँ पे कोई वर्चुअल स्टोर नहीं होता, यहाँ पे बस उतना ही डेटा ये कन्वर्ट करेगा जितना मुझे चाहिए। इसका मतलब वहां पे कोई स्टोर नहीं है, इसको सेव करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वहां पे अगर एक साथ वो सारे का सारा कन्वर्ट भी कर देगा, वहां उसको रखेगा किधर। इसीलिए यहाँ पे हम नो स्टोर यूज करते हैं जब हमने SSR यूज करना। अब हम यहाँ पे SSR के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पे SSR में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही सारा कोड हम लगाते हैं, लेकिन
जे वाला नहीं, जो हमने पहले लगाया था स्टैटिक वाला, ये इंक्रीमेंटल वाला है, जे ऑप्शनल होता है, इसको हटा दो। ये है मेरे पास कोड, ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं, मैंने जहाँ पे ऐड करना है SSR, हम इधर ऐड कर देते हैं कैच। जहाँ पे कैच लगाना है, कैच होगा, अगर आपको नहीं पता, कैच एक मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी, जहाँ पे कुछ ना कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी नो स्टोर। अगर मैं जहाँ पे नो स्टोर लिख दूं ना, इसका मतलब ये कहीं भी सेव नहीं होता। ये वाला जो है, इसको हम हटा के जैसा करते हैं, इधर हम ऐसे लगा देते हैं, और ये वाला हम इसको उठा के इसके बीच रख देंगे। ये होता है हमारे पास SSR। दोनों में से कौन सा यूज करना है, वो आप दो अब आपने डिसाइड करना है। बेसिकली हम SS ये यूज करते हैं, और रेकमेंड किया जाता है कि हम वही यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है इसके मुकाबले। अब यहाँ पे नो स्टोर है, नो स्टोर का मतलब कोई कैच, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो एक बार सारे का सारा कोड कन्वर्ट करके कहीं सेव कर ले। अब वहां पे जितनी हमें जितना डेटा चाहिए उतना ही वो पहले कन्वर्ट करेगा, फिर हमें प्रोवाइड कराएगा। बस इतना ही लगाना होता है। नो स्टोर आपने इधर भी लगाना है, अगर आपने डायनेमिक में जाना है, इधर भी आपने जहाँ पे नो स्टोर लगाना है, बस इधर नो स्टोर लगेगा और कुछ भी नहीं करना, तो वो SSR बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है इन दोनों का डिफरेंस समझना। जैसे हमने कोई भी काम करना है, सारा काम एक बार ही हमने इस काम खत्म कर दिया, ठीक है। कोई चीज आपने बनानी है, तो एक बार ही बना के रख ली, बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करते जाएंगे। लेकिन दूसरा मेथड होता है, जितनी चीज हमें चाहिए उतनी ही हम बना रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी बनाओ। वहां पे जहाँ पे अब कई बार ऐसा होता है कि जो जितनी चीज की जरूरत है उतनी बनाएंगे, वो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं वो फिट हो जाए। लेकिन जब हम सर्वर पे जाते हैं, ये वाला मेथड वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा यूजर हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजर एक जगह पे मिलके डेटा सर्वर से मंगवा रहे हैं। अब सर्वर किस किस यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, अगर उसने पहले से कोड कन्वर्ट करके रखा होगा, बहुत जल्दी वो यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अगर पहले से कन्वर्ट नहीं किया, वो जल्दी जल्दी में हर एक यूजर के कोड को कन्वर्ट करेगा पहले, फिर उसको प्रोवाइड कराएगा, तो वहां पे परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं SSG। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, SSG एंड SSR। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से हम ज्यादा यूज SSG करते हैं, इसलिए आपने ज्यादा फोकस इसी पे करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है मेथड जैसे आज तक हम करते ही आ रहे हैं, API से डेटा मंगवाना है, वही सेम मेथड है जैसे आज तक हमने काम किया है रिएक्ट जेएस में, एक्सप्रेस जेएस में, सेम वही मेथड है। उसी का हम बोलते हैं SSG, ठीक है। SSR उसके बाद आया है, तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ SSG पे फोकस करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।